हमारे साथ अभी एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील है देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है बिंदास में। अब देवेंद्र जी हमारे साथ रहेंगे और आप भी करोड़ों की संख्या में इस मंथन में जुड़े हुए हैं। हम एक कॉलर से शुरुआत करते हैं इस ब्रेक की, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर नमस्कार, आई एम फ्रॉम बटाला। हाँ हाँ। मेरा सर जनरल साहब से एक क्वेश्चन है। हाँ। कि जब 1947 में हाँ तिब्बतियन हमारे देश में आए थे। हेलो। 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 हाँ बोलिए बोलिए। तिब्बतियन हमारे देश में आए थे। ये केम विद दी 100 ऊंट, घोड़ा और हाथी लेकर, उसमें से टन ऑफ सोना था एंड चांदी थी। वेयर इज दैट? नहीं, आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया। जब तिब्बतियन दलाई लामा साहब इंडिया में आए थे। हाँ, दलाई लामा जब भारत में आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, वो 100 घोड़े हाथी के साथ अपना 50 टन सोना चांदी और लेकर आए थे। उनके एवज में इनको 4 जगह पर शरणार्थी शिविर दिए गए थे। वेयर इज दैट सारा सोना और चांदी? जरूर साहब से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल जवाब देंगे मिश्रा। देखिए, दलाई लामा जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो छुप के आए थे, और बॉर्डर पर जब वो आ गए थे तो उस वक्त बॉर्डर पर सिक्योरिटी हो गई थी, और इसका आज तक कोई किसी ने पता नहीं। ये सुनी जाती हैं बातें, जैसे आप कह रहे हैं वैसे मैंने भी इस बात को सुना था। तो इस बात का अब ये तो पता उन्हीं का परिवार बता सकता है। अगर आप ये जो आज यूपीए के चेयरपर्सन हैं, उनसे अगर आप ये सवाल पूछें तो शायद ये ज्यादा तर्कसंगत रहेगा। बिल्कुल, आपके द्वारा उन्होंने उनको ही पूछा है मिश्रा जी। ये उन्हीं से पूछें और वही खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत तरीके से वो रिसीव हुआ था। अगर नेशन में रिसीव होता तो शायद सबको गजट होता, सबको पता लगता। लेकिन क्या उनको मिला, क्या उन्होंने लिया, क्या वो दलाई लामा जी लेके आए थे, कितना किलो सोना था, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री को दिया, ये तो उन्हीं के परिवार वाले उसको बता सकते हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट में उसका कोई रिकॉर्ड रखा नहीं गया है। बिल्कुल। हम एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी इस विषय में क्या राय है। आप भी कॉल कर सकते हैं स्क्रीन। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। हाँ बोलिए। मैं राम बोल रहा हूँ। मैं सुरेश जी, हमारी जो विदेश नीति है ना, ये बहुत ही विदेश नीति अच्छी नहीं है। दूसरी बात क्या, सलमान खुर्शीद एक दिन बोल रहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। तो बोले कि पाकिस्तान परमाणु बम एक हमारी दिल्ली पर डाल देगा तो कितना लोग खत्म हो जाएंगे। तो मैं उनसे कहता था, तो इतना डर के आप कहाँ तक छुपे रहेंगे? डर के छुपे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु ना, वो भी अपनी दुकान चलाते हैं लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं देते। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, दूसरे धर्मों का तो इंडिया से मतलब ही कम है। जो हिंदू धर्म है ना, वो भी अपने फायदे के लिए दुकान चलाता है, और इसमें मीडिया भी दोषी है। मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तो ऐसा मुद्दा उठाता है। और जो आपका एक धन्यवाद। हम देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से विदेश नीति की बात की, क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर चीन को लेकर या पूरे के पूरे चीन का आज विशेष आपने जो परिवेश रखा है, हमारी कभी भी कोई सुस्पष्ट वैचारिक इसके अंदर नीति नहीं थी किसी भी देश की। मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं, रक्षा नीति के बारे में ज़्यादा जानकार हैं, पर मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हमारे बारे में आरंभ से ही कोई नीति नहीं थी। 1958 तक जो है हमारी सेनाएं वहाँ पर थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हमारा तिब्बत पे था, बफर बने रहना चाहिए था, हमारे अधिकार में था। इन सब को लेकर कभी भी नहीं सोचा। दुर्भाग्य ये है कि इन 65 वर्षों के अंदर आज भी इस बारे में हमारी कोई सुस्पष्ट नीति नहीं है। विदेश नीति की अगर हम चीन को लेकर बात करें, हम किसी भी तरह पे या तो हम बिल्कुल एक दृष्टि से जाते हैं कि हम चीन की बातों को स्वीकार करने की स्थिति के अंदर आते हैं, जिसके अंदर अलग अलग विरोध है। दूसरी तरफ हम एक ये विषय लेकर आते हैं कि उसका बहिष्कार करें। पर हमारे विदेश मंत्रालय के पास में वो आज तक, जिसको हम एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, चीन को लेकर आज तक हमारे पास में कोई रणनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। और ये सचमुच के अंदर भारत जैसा, जिसको उभरती हुई एक सुपर पावर, महाशक्ति का दर्जा दिया जा रहा है, उसके लिए नितांत चिंता का विषय है ये। बिल्कुल।
हम इसके साथ साथ परिणामों पे अब जाएंगे और परिणामों पे जाने के पहले कारण जो आपने अब तक भेजे हैं उसको एक बार पहले दिखाते हैं पहले बात करते हैं मिश्रा जी से, कारण थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। मिश्रा जी, परिणामों पर हम बात कर रहे थे, तो परिणाम इस विषय के सेना के ऊपर क्या परिणाम होता है? हम सिविल परिणामों पे तो आएंगे, लेकिन सेना के ऊपर क्या परिणाम? मैं जो अभी शर्मा जी ने कहा, मैं उसी से इजाफा करता हुआ कुछ और भी कहना चाहता हूं। जहां तक हमारे विदेश नीति का सवाल है, वो 1947 से लेकर के आज तक उसमें जितनी बड़ी खामियां रही हैं उतनी बड़ी खामियां और किसी नीति में नहीं रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर हिना रबानी खार आई हुई थी और उनसे बातचीत चल रही थी, और उस वक्त हमको ये लगा कि हमारी शायद पाकिस्तान के प्रति भी क्या विदेश नीति होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ रोज टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसका हम कैसे पुरजोर विरोध करें और हम उसको कैसे स्टॉप करें, यह भी पॉलिसी नहीं है। नहीं, वो तो दूर की बात है मिश्रा जी। उस पाकिस्तानी विदेश मंत्री की खूबसूरती के गुण गाने लगे थे हमारे देश के मीडिया। तो पाकिस्तान की सुंदरी को अगर भेज दे तो क्या? मैंने आपका चैनल नहीं देखा। आपके चैनल पर आपने क्या कहा वो मैं मिस कर गया, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है, हमने तब क्या कहा था आपको भी बताता हूं, देश वालों को बता। हमने कहा था शुरूप नखा को भेजा है। एक कंसेप्ट होता था, एक आर्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में एक बात कही है कि विष कन्याएं होती थी, उनका कैसे उपयोग होता था विदेश नीति में। तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान ने एक ऐसा जो है वो जहर बुझा जो है वो एक फूल भेजा, और उसके अंदर हमारे पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय, मीडिया, जो हमारे यहाँ पर ओपिनियन मेकर हैं, सभी उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। ये तो एक अच्छी बात रहेगी। उस समय में जो भी राष्ट्रवादी शक्तियां थी, चैनल, मीडिया, उसके पत्रकार, उन्होंने इस बात का एक पुरजोर विरोध किया। इसलिए हिना रब्बानी खार वो सब नहीं कर पाई जो एक समय में हमारे देश के अंदर आकर परवेज मुशर्रफ ने करने का दुस्साहस कर दिया था। बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी वो हुर्रियत वालों को अलग से मिली, मीटिंग हुई। वो तो चलिए, हम चाइना विषय और पाकिस्तान विषय में कोई ज्यादा फर्क नहीं ऐसा हम मानते, क्योंकि पाकिस्तान भी जिससे शक्ति लेता है वो चाइना है, और इसलिए हमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने से पहले भी चाइना के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है। और चाइना जैसे बड़े देश का ऊपर दबाव बनाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र, किसी यंत्र को अगर हम उपयोग में ला सकते हैं तो है उसके आर्थिक चीजों को प्रभावित करना, वहां के रोजगार को प्रभावित करना। वहां के रोजगार को प्रभावित करने के लिए वहां के उत्पादकों को ना लेना, क्योंकि उनके उत्पादक लेंगे तो वहां के रोजगार को हम बढ़ावा देंगे, वहां शांति सुख चैन लाएंगे, और हमारे यहाँ के रोजगार घटेंगे तो हमारे यहाँ की शांति सुख चैन जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले, सरकार तो जब जो करे, लेकिन जनता की तरफ से सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो चाइनीज उत्पादकों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके हम कारण दिखा रहे हैं। चीन की धोखा देने की प्रवृत्ति। चीन हमेशा से भारत को धोखा देता आया है। भारत चीन युद्ध से पहले भी चीन ने हमारे साथ मिलकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने चीन पहुंचते ही पीछे से छुरा भोंक दिया, जिससे चीन की धोखा देने की आदत का पता चलता है। चीन का भारत को चारों ओर से घेरना। चीन भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है, इसलिए वह भारत के सभी पड़ोसियों से अपने संबंध बढ़ा रहा है, जिससे चारों ओर से भारत को घेरा जा सके और भारत की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। भारत के विरोधियों से नजदीकियां। चीन हमेशा से ऐसा करता आया है जिससे भारत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। चीन भारत विरोधी पाकिस्तान को हर तरह की मदद कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकी गुटों को भी अपना समर्थन कर रहा है, जिससे भारत को तोड़ा जा सके। नक्सलियों का समर्थन करना। चीन भारत के उग्रवादी गुटों यानी माओवादियों की सहायता करता है और उन्हें आर्थिक सहायता भी देता है, जिससे भारत को तोड़ा जा सके। देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाना। चीन आज भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। वो अनेक तरह के साइबर अपराध को जन्म दे रहा है। ऐसे यंत्र भारत में सप्लाई कर रहा है जिनसे वो भारत में जासूसी कर सके। देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करना। आज चीनी आयात देश का 1/3 है। जहां देखो आज चीनी उत्पादों की भरमार है, जिसकी वजह से आज देश के कई उद्योगों को नुकसान हो रहा है और उससे जुड़े लोग बेरोजगार हो रहे हैं। चीन का भारतीय भूमि पर कब्जा करना। चीन पहले ही हमारी 42,735 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किए हुए है। पाकिस्तान समर्थित जम्मू कश्मीर में भी वो भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है।
चीनी प्रोडक्ट देश में विष फैला रहे हैं। आज बहुत से चीनी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कई तरह की बीमारी फैला रहे हैं, जैसे चीनी खिलौनों से कैंसर का होना। इसके अलावा और कई बीमारियां चीनी उत्पादों से फैल रही है। हम करें तो कानूनी उल्लंघन, चीन करे तो वो उसका हक। ऐसा ही देखने को मिल रहा है चीन और भारत की नीतियों में। जब चीन पाकिस्तानी सीमा पर सेना और रेल व पुल बनाता है और ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा रोकना चीन का हक, अगर भारत वियतनाम में तेल खोज करता है तो कानूनी उल्लंघन। हमने चीन के ऊपर बहिष्कार करना जरूरी है और भी कारण आप बता सकते हैं। हालांकि हम अभी परिणाम की दिशा को शुरुआत कर चुके हैं, हम अब परिणामों पर भी नजर डालेंगे, साथ साथ में आपसे बात भी करेंगे। हम आपको कहेंगे कि आप एसएमएस भेजिए, क्योंकि हम आज कॉल कम संख्या में ले पा रहे। बड़ी मात्रा में एसएमएस अब तक हमको आए हैं और एक एसएमएस कहता है कि हमारे देश की सरकारी टेलीफोन कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल में चीनी उत्पादकों को खरीदा था, जिसमें यह प्रोविजन थी कि भारत सरकार भारत के इन मोबाइल, उस मशीन द्वारा चलने वाले करोड़ों मोबाइल पर क्या बातचीत हो रही है, इसको चीन अपने यहां पर रिकॉर्ड कर सकता था, जिसमें से कई मोबाइल देश के संवेदनशील इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर देश के राजनेताओं के पास भी थे। इतने हम गंभीर है, कितने हम गंभीर है, ये इससे मालूम होता है। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। चीन का अवश्य ही बहिष्कार करना चाहिए। चीन ही नहीं, जो भी कुछ देश हमारे यहाँ कुछ ढांचे पर यानी ढांचा बर्खास्त करते हो, ऐसे सभी लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। वैसे तो चीन का मार्केट यहाँ बहुत सारा है। उदारीकरण के तहत सरकार मजबूर हो सकती है, जनता मजबूर नहीं हो सकती। अगर राज्य सत्ता कुछ काम नहीं कर सकती तो जनता, देश की आम जनता जो है आत्मसत्ता अगर और जानती है कि इससे हमारा देश का बहुत कुछ घाटा होने वाला है, तो आम आत्मसत्ता के तहत उन सभी चीजों का बहिष्कार करके सरकार को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई तुम तो अपने फायदे के लिए किसी से भी कुछ भी करार कर सकते हो, लेकिन हम आपके करार के साथ नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि अगर राज्य सत्ता इसमें कुछ नहीं कर रही है तो जनसत्ता ने आगे आना चाहिए। अन्ना हजारे के आंदोलन के द्वारा हम जनसत्ता की ताकत देख चुके हैं, तो चीन विषय पर भी जनसत्ता की ताकत क्यों नहीं दिखेगी, दिख सकती है। जागरण की जरूरत है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, गांव से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय। देखिए, चाइना के प्रोडक्ट्स ना खरीदना या उनका बाइकआउट करना मेरे को नहीं लगता कि एक सोल्यूशन है, बल्कि हमें चीनी प्रोडक्ट्स का मुकाबला खुद करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें अपनी कमजोरियों को छुपाकर दूसरों को हवा खड़ा करने की एक हमारी आदत सी बन चुकी है। देखिए, जब हमें मालूम है कि चाइना की पॉलिसी क्या है, हम अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपनी औद्योगिक नीति को ऐसा क्यों नहीं मजबूत करते, ऐसा अच्छा क्यों नहीं बनाते कि उनके प्रोडक्ट्स का हम मुकाबला कर सके, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। वो तो हमारी सरकारें या हमारे पॉलिसी मेकर कोई सोचते नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इस यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूंगा कि चीन अपनी नीति के तहत यहाँ सस्ता माल भेज रहा है। देखिए, हम ऐसी चीजें क्यों नहीं बनाते? हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर मैन पावर है, हमारे पास वो सारा इकोनॉमिक पावर है। हम ऐसी चीजें, ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? ऐसी नीतियां हम भी तो बना सकते हैं ना सर। दूसरा क्या है कि जरूरत है सब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हमारी अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो हम काफी अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, हम हमारे देश के राजनेताओं से, हम इस देश के राजनेताओं से क्या अपेक्षा करें, क्या उनसे हो? हम तो अब जनसत्ता की बात कर सकते हैं, लोगों को अपील कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम की विशेषता भी लोगों तक पहुंचने की है। इसलिए हम लोगों के हाथ में जो है उस विषय को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आखिर हमारे ऊपर हमला करने वाले किसी देश की मिठाई हम कैसे खा सकते हैं? इस देश पर बम फोड़ने की इच्छा व्यक्त करने वाले, रखने वाले देश का बना हुआ गणेश हम अपने घर में कैसे पूजा के लिए ला सकते हैं? चाइना से अगर चाइना यहाँ हमारी मार्केट में अपना उपस्थिति बना रहा है तो हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हमने उसको अलाउ किया हुआ है। हम अपनी पॉलिसी में ऐसी चीज अगर बना दें कि चाइना अपना प्रोडक्ट हम हमारे बाजार में ना उतारें, बल्कि हम अपना जो घरेलू उत्पादन है उसमें बनाएं, तो मेरे को नहीं लगता कि चाइना यहाँ आके कोई ऐसी कोई चीजें बनाएगा हमारे। लेकिन देखिए, इस विषय में सरकार की हमारी खुद की कमजोरी
है जिसे हमें खुद देखना है। बिल्कुल। इच्छा शक्ति मजबूत होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, तो ये दुहाई देने से सब कुछ नहीं होता कि चाइना ने तिब्बत में आसपास में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, पाकिस्तान नेपाल के आसपास में उसने अपनी उपस्थिति बना ली, हमें घेरने की कोशिश कर रही है। हम क्यों नहीं ऐसा करते? बिल्कुल, यही हम हमारे चाह रहे हैं। पास क्या चीज नहीं धन्यवाद। है।